Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. This is Abhishek Sharma in front of you, Faculty of Physics, ready with the next lecture of 12th lecture series. Today we will discuss the dipole placed in a uniform electric field. अगर हम एक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब उस पर क्या इफेक्ट होगा वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे और डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तो टॉर्क ऑन अ डायपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी डायपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं, देखिए अभी लास्ट लेक्चर में जो आपने किया था वो डायपोल की वजह से फील्ड फाइंड किया था. अगर डायपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तब उस पर क्या इफेक्ट होंगे. यहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनाया हुआ है पैरेलल लाइन से, ठीक है. इसकी डायरेक्शन क्या बता रही है कि इस साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव. यहाँ आपने डायपोल प्लेस किया ए बी, जिसकी लेंथ आपने मानी है 12, इसका डायपोल मोमेंट है P. माइनस क्यू चार्ज रखा है. माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले यही पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड से आप फोर्स निकाल सकते हैं, तो F इज इक्वल टू होगा माइनस क्यू ई. और क्योंकि माइनस है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा लेफ्ट साइड, और प्लस पर जो लगेगा वो राइट साइड लगेगा. क्योंकि चार्ज बराबर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे. जब ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? 0. रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब होता है दैट देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन. यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो सकती. ट्रांसलेशन मोशन, जब आपने 11th क्लास में दो तरह की मोशन पढ़ी होंगी, एक ट्रांसलेशन मोशन, एक रोटेशनल मोशन. ट्रांसलेशन मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है और रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क होता है. तो यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी. हालांकि यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं लेकिन वो दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, इसलिए उनका रिजल्टेंट 0 है. तो कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा. यानी ये डायपोल अगर ऐसे है तो ये इधर नहीं जाएगा ना ही इधर जाएगा, ठीक है. बट देखिए ये यही डायपोल मान लेते हैं, ये ऐसे है. एक फोर्स इस पर लग रहा है इस डायरेक्शन में पैरेलल, और एक लग रहा है इस डायरेक्शन में. इनका रिजल्टेंट 0 है बट फिर भी ये इसे रोटेट कराएंगे. क्यों कराएंगे? क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, पैरेलल है. ये लाइन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है. जब दो अपोजिट फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होती है तो वो उसे रोटेट कराते हैं. क्या बनाते हैं वो? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा रोटेशनल मोशन में वो टॉर्क बनाते हैं. कपल ऑफ फोर्स, फोर्स का कपल, दो फोर्स लग रहे हैं इक्वल और अपोजिट हैं, डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, तो दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल. वो एक कपल बनाएंगे जो कपल इस पर टॉर्क एक्सर्ट करेगा. टॉर्क ये क्या करना चाह रहा है? ये इसे रोटेट करना चाह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसे अलाइन करना चाह रहा है. तो दिस टॉर्क को हमें फाइंड करना है. वो टॉर्क कितना होगा? फोर्स इंटू, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स कितना है? QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, वो होगी BC. तो BC निकालने के लिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AB. तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा AB साइन थीटा, और AB है डायपोल लेंथ यानी कि 12 साइन थीटा. तो यहाँ हमने 12 साइन थीटा यूज किया. Q इंटू 12 को एक साथ लिखा, E को अलग लिखा. Q इंटू 12 क्या होता है? आप पहले पढ़ चुके हैं डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा P और E साइन थीटा. PE साइन थीटा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी n कैप. n कैप विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग E एंड P. E और P के वेक्टर प्रोडक्ट में आप पढ़ते हैं जिन दो ये हम PE साइन थीटा है तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E. क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है. जिसमें P और E होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. तो अगर हम यहाँ देखें तो E इस डायरेक्शन में है और P इस डायरेक्शन में है, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हैं, वो आएगी इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. या आप पेपर पर बनाएंगे तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. कुछ केस देख लेते हैं. अगर थीटा 0 होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा. उस केस में दैट विल बी कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी डायपोल स्टेबल वहां पर रखा रहेगा. थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा. जब ये 90 अगर इस तरह से रखा होगा तो ये एकदम से रोटेट करेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा. थीटा 180 होने पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि टॉर्क मिनिमम होगा. साइन 180 भी 0 होता है, बट दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्योंकि ये अपोजिट होगा. अगर ये डायपोल इस तरह से रखा हो, ये प्लस क्यू इधर और
माइनस क्यू इधर, तो ये जो प्लस चार्ज है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इसे रिपेल करना चाह रहा है, माइनस चार्ज इसे रिपेल करना चाहेगा। तो वो जैसे ही हल्का सा भी आप इसे रोटेट करेंगे, हल्का सा भी ये हटेगा, आप ये इस तरह से रखा है, इसे हल्का सा भी मूव करेंगे तो एकदम से घूमेगा, तो दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल। जब तक पैरेलल रखा रहेगा, एंटी पैरेलल रखा रहेगा तो स्टेबल रहेगा, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट अनस्टेबल का मतलब क्या है, थोड़ा सा हटाते ही एकदम से मूव करेगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जब ये पहले इस तरह से रखा था, यानी माइनस चार्ज इधर और प्लस चार्ज इधर डायपोल का, तब उस केस में ये स्टेबल रहेगा। आप इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये एकदम फिर वापस आएगा, उसी पोजीशन में वापस आएगा, तो दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ से एक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है। मोस्टली डायपोल मोमेंट डायरेक्टली आप वो फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, डायपोल मोमेंट की ये डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसे आप बना सकते हैं, अगर थीटा को 90 रख दें और ई को 1 न्यूटन पर गुलाम रखें तो टॉर्क कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से, P इंटू ई और साइन 90 यानी 1, तो P टॉर्क के बराबर आ गया, यानी डायपोल मोमेंट टॉर्क के बराबर हो जाएगा। P इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो उस पर जितना टॉर्क लगेगा दैट विल बी इक्वल टू द डायपोल मोमेंट ऑफ दैट डायपोल। ठीक है, तो ये डायपोल पर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड द्वारा लगाया गया टॉर्क हुआ। नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। सो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑफ ए डायपोल। अगर हमने एक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जैसे अभी रखा था, तो अगर हम उस पर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो पहले हम देख लेते हैं उसे अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, तो उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है, तो पोजीशन बॉडी को रोटेट करके अगर हम कुछ पॉइंट पर किस स्टेबल इक्विलिब्रियम से किसी एंगल पर उसे घुमाते हैं, तब उसमें जो हम वर्क करेंगे दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए 11th क्लास से आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा डिटेल में। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही ये होता है कि जो उस बॉडी पर वर्क किया जाता है, बॉडी जो वर्क करती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एक डायपोल माना ए बी, जो थीटा एंगल बनाते हुए ई इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इसे अगर हम डी थीटा एंगल रोटेट करना चाहते हैं तो हमें उस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा जो टॉर्क इस पर लग रहा है। तो वो टॉर्क कितना है, पी ई साइन थीटा, अभी फाइंड किया हमने। वर्क डन टू रोटेट द डायपोल थ्रू एंगल डी थीटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो पी ई साइन थीटा डी थीटा। वर्क डन टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम एन, आगे तो हमने एक जनरल डी थीटा लिया, अगर हम माने कोई एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक है, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने के लिए पी साइन थीटा, पी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में है, यहां पर ये आएगा पीई साइन थीटा और डी थीटा, तो ये हो जाएगा पीई थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, या माइनस को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये एक एक्सप्रेशन हो गया अगर आपको दो एंगल दिए हैं, जिस एंगल पर वो रखा है और जिस एंगल से रोटेट कर रहा है। अगर हम जनरली केस जो होता है कि उसे 90 पर रखा गया है और किसी एंगल पर रोटेट कर रहा है, वो परपेंडिकुलर रखा है और किसी एंगल पर रोटेट कर रहा है, मान लिया थीटा पर कर रहा है, तो अब कितना वर्क होगा, तो पीई कॉस 90 होता है 0, तो 0 माइनस कॉस थीटा यानी आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा जूल। दिस इज द पोटेंशियल, और यही वर्क क्या होगा, दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। P वेक्टर क्वांटिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और बट U एनर्जी या वर्क ये स्केलर है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी कब आती है, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट हो, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट वेक्टर E। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो लास्ट वीडियो में हमने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रख दें तब उस पर क्या इफेक्ट होते हैं वो फाइंड किया है। डायपोल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड तो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल भी एक बार फाइंड करेंगे हम डायपोल की वजह से। तो इसमें इन दो वीडियोस में से आपको कुछ ना कुछ जरूर एग्जाम में मिलेगा
3 से 4 नंबर का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें। आपको कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप वीडियो जल्दी से जल्दी पा सकें, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।